हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पीएनसी इस टॉपिक में उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ और हम आगे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो आज का जो ये एग्जांपल है उसमें ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस। ठीक है, आज हमें ये करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, ये जो लिखा हुआ है इसका हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए। बट हम लोगों को क्या, हम लोग तो पढ़े हैं यूनिट कोफिशिएंट का। यहाँ पे अगर x का कोफिशिएंट देखें तो 1 हो गया है ना, तो ये यूनिट कोफिशिएंट जैसा तो रह नहीं गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको यूनिट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले अगर हम लोग देखें तो क्या है अपने पास, द गिवन इक्वेशन इज, तो अपना गिवन इक्वेशन क्या हो गया, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 24। ये अपना इक्वेशन है, से इट इज़ इक्वेशन 1। और जहाँ पे अगर हम बात करें एक्स वाई जेड की, तो x भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, y भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और z भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बिकॉज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस की बात हुई है। ठीक है, अगर बस पॉजिटिव पूछता तो हम लोग ग्रेटर देन 0 लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को एक जो है इस तरीके से यहाँ पर देखना होगा कि ये किसी तरीके से ये x जो है अपना, उसका जो कोफिशिएंट 3 दिख रहा है, ये जो 3 है ये हमारा 1 बन गया। तो करो क्या आप, फॉर इंस्टेंट मान लो उसको ना x की एक वैल्यू दे दो उसको। फॉर इंस्टेंट अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हमारा जो बन जाएगा वो हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 24 माइनस 3k, ये कांस्टेंट। ठीक है, ये भाई इसको हमने क्या किया, उधर ट्रांसफर कर दिया, तो y प्लस जेड इक्वल टू 24 माइनस 3k हो गया, वेयर k इज सम जो है इंटीजर है ऑब्वियसली। तो लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर k को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। y और z तो रिस्ट्रिक्ट है ऑलरेडी, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड एज वेल एज z। बट यहाँ पर आपने x के जगह पे k इंट्रोड्यूस किया, तो x तो आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था, बट यहाँ पे आपको अगर x के जगह पे k रख देंगे तो k विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशंस हमें यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते। तो k की वैल्यू एक्चुअली क्या क्या हो सकती है, तो वेयर k की वैल्यू जो होगी, ऑफ कोर्स एक तो तय है कि 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है, लेकिन 8 से लेसर होगी, आर इक्वल टू ऑब्वियसली कि जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में अगर बात करें तो k इक्वल टू 8 आप रख के देखिए, k मतलब x यहाँ पे 8 रखिए, 8 3 जा 24, तो मैक्सिमम ये 24 हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू 24, y और z नेगेटिव तो लेने नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स ये 0 हो सकता है, मतलब मिनिमम टू मिनिमम ये भी 0 हो सकता है। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 8 तक जाएगी और मिनिमम 0 तक, क्योंकि x इक्वल टू k है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। तो अब आप इसको भूल जाइए, इस सेक्शन को भूल जाइए। अब हमारे पास एक नया इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसकी जो है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि k के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, यानी जो x है वो हमारे पास आ चुका है। बट व्हाट अबाउट y एंड z, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पता। तो द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन अगर हम बात करें इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 इज सेम एज इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन 1। ओके, तो द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव ऑफ इक्वेशन 1 या 2 जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेंबर दैट यहाँ पर चीज़ें दो वेरिएबल हो गई है ना, और n के जगह पे कितना हो गया, 24 माइनस 3k हो गया। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, तो फॉर्मूले की अगर बात कर ले तो वो होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, अगर नॉन नेगेटिव की बात करें, और पॉजिटिव की बात करें तो n माइनस 1 सी आर माइनस 1 ये होता है। बट फिलहाल हम नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा अपना, n के जगह पे 24 माइनस 3k है, तो 24 माइनस 3k, फिर प्लस r, r मतलब जो आपके वेरिएबल्स हैं
आर, सॉरी आर मतलब 2, दो वेरिएबल्स हैं 2, और फॉर्मूले का -1 सी आर -1 यानी 2 -1। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, दिस इज, ये 1 देगा तो 25 -3k C1, ठीक है। और हमें पता है NC1 की वैल्यू n होती है, तो 25 -3k C1 की वैल्यू वही हो जाएगी 25 -3k। तो ये हमारा नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन हो गया। बट यहाँ पर हमारा k जो है रेस्ट्रिक्शन के अंदर है और वो अननोन है कि 0 से 8 के बीच में होगा, लेकिन क्या क्या वैल्यू ले सकता है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द, अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो सकता है, हेंस एक मिनट, ये चीज़ें the total number of solution, यानी वही इंटीग्रल की नॉन नेगेटिव इंटीग्रल की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो ओरिजिनल इक्वेशन की बात करें तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 की आप इक्वेशन 1, ठीक है, आप इसको यहाँ पे ना आप इक्वेशन 2 करिए, आप हम इक्वेशन 1 की बात कर लेते हैं, वैसे दोनों इक्विवेलेंट है। तो वो क्या हो जाएगा भाई, हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा निकला है और इसी का सम कर लेते हैं। तो समेसन ऑफ 25 -3k, ये जो भी वैल्यूज़ आपकी देगा वो हो जाएगा। और k तक है तो k पे डिपेंड कर रहा है, तो k की वैल्यू 0 से 8 तक हुई है, तो हम लोग पहले ही बता रखे हैं, तो k पे रन करेगा, k इज़ अननोन। अब इसको रन करा देते हैं, तो 25 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, मतलब इस तरीके से सबको अलग अलग कर दें तो 1, और ऑब्वियसली k इक्वल टू 0 से 8 और -3 बाहर, k इक्वल टू 0 to 8 और k, तो हाउ मच इट विल बी, ये हो जाना है 8, 25 × 8 -3, और इसकी वैल्यू आप 8 तक आपको ले जाना है, तो समेसन k की वैल्यू क्या होती है, k + 1/2, तो 8 × 9/2, है ना, ये होगा। बस अब इसको आप कर लीजिए सिंप्लीफाई, तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो गया, माइनस कुछ कटने वाला है ऑब्वियसली, ये कट जाएगा 4 और 108, ठीक है। तो फाइनली व्हाट यू विल हैव, एक मिनट, ये 1 मिनट हो जाएगी, 0 to 8 है ना बेटा, 1 to 8 रहता तो 8 आता है ना, 0 to 8 यानी 9 टर्म्स है, तो आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ जो होंगी वो 9 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 225, वेट, तो ये कितना हो जाना है 17, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन आपका क्या हो गया 117, दिस इज़ द आंसर। तो अगर हम बात करें अपने जो क्वेश्चंस की, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस ऑफ दिस इज 117, ओके। चलें, बात समझ में आ गई है। तो जब भी यूनिट कोफिशिएंट का नहीं है तो आपको उसको यूनिट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपने। ओके, तो इसका क्वेश्चन देखिए आप, ये क्या करा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस, ओनली सेइंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बट रिमेंबर दैट यहाँ पे आपको वो बता रखा है कि क्या उसको चाहिए, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की तलाश है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू क्या है, ये तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कैसे भाई, इसमें n के जगह पे 6 है और ये है 3 और -1 C3 -1, तो हाउ मच इट विल बी, 6 8 C2, आंसर हो गया 8C2, जो भी होगा ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ क्वाइट ईजी, ठीक है। तो रिमेंबर दैट, अगर इसी पे वो नेचुरल नंबर बोल देता है, यहीं पे देखो चेंज हो सकता है, अगर हाँ नेचुरल नंबर कर देगा तो ये चीज़ें ये हो जाएंगी 6 -1 3 -1 यानी 5C2, ओके, अगर यहाँ पे n होता है तब नेचुरल नंबर, ठीक है। फिलहाल तो ये आपका बहुत आसानी से हो गया, लेकिन अगर हम इसको जो से हम लोगों ने प्रूफ किया था, आप चाहे तो इसको कोफिशिएंट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है।
जो हम लोगों ने प्रूफ किया था उसके अकॉर्डिंग, बट ओके लीव इट, हम लोग का तो काम इधर से हो जाना है। ओके भाई, है मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये किसके लिए होता है? नॉन नेगेटिव सोल्यूशन के लिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, इंटीग्रल सोल्यूशन। और n माइनस वन सी आर माइनस वन ये किसके लिए होता है? पॉजिटिव सोल्यूशन के लिए। पॉजिटिव सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, ये क्वेश्चन आप देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जो है नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड, अच्छा इनके बारे में देखिए रेस्ट्रिक्शंस वगैरह भी दे रखे हैं उसने, है ना। तो ये इस तरीके से हमने बताया था आपको कि जब ये इस तरीके से हो क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, अभी पिछले टर्न पे क्वेश्चन हम लोग किए थे इसमें। खैर, तो गिवन इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 29, ठीक है। जहाँ पे वेयर एक्स ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 1 है, z ग्रेटर देन 2 है, और t जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ओके, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें है ना ग्रेटर देन 0 बनाना पड़ेगा। तो x इज़ ग्रेटर देन 0 एज यूजल, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस वन ग्रेटर देन 0, और इसको z माइनस टू ग्रेटर देन 0, और t इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, रख देंगे। तो t है ही, एंड सॉरी नॉट ग्रेटर देन, इक्वल टू 29। तो इसको रिड्यूस करिए अभी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी एंड इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस टू, एक मिनट, माइनस टू माइनस थ्री। ओके, तो इधर जाना है तो ये प्लस हो जाना है, तो ये कितना हो जाएगा? 32। ओके, ठीक है भाई, तो 32 हो गया। अब यहाँ से अगर आप जो है देखें तो एक मिनट, तो वैल्यूज़ हमारी जो बन रही है वो क्या होने वाला है आपका कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस में ये उधर जाके ओके, ऑल ओके। तो ये हमने क्या कर लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 32 बना लिया हमने। ओके, लेकिन सेम वेरिएबल रखना सही होगा, हम कर तो सकते ही हैं, बट एक मिनट रुकिए। तो करते क्या है, इसको हम लोग इससे भी हटाइए, इसको क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कैपिटल एक्स, है ना। तो कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसको कैपिटल वाई मान लेते हैं ग्रेटर देन 0, इसको कैपिटल जेड मान लेते हैं ग्रेटर देन 0, और कैपिटल टी मान लेते हैं। वो तो था ही खैर, लेकिन सब कुछ कर, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि पहले तो अगर यहाँ इक्वल है तो इन सब के साथ भी इक्वल होना चाहिए, तो थोड़ा आप इसमें बना लीजिए, ये इक्वल है, ठीक है। सारी इनइक्वलिटीज एक साथ होंगी तो यहाँ भी आपका सारा बन जाएगा, इधर इधर, ओके। एंड ये, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं सेम उसी इक्वेशन को, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी अगर हमें करना हो तो एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा x की वैल्यू तो स्मॉल x ही है, y की वैल्यू है y माइनस वन,
इसकी वैल्यू है z माइनस 2 और ये है t। फाइनली व्हाट वी विल हैव x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी एंड दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस टी एंड माइनस 3, सॉरी ये प्लस। तो इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 में 29 दिया है, ये -3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी जो है ये आपका बन गया क्या, फाइनली x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 26 हो गया। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए और जहाँ पर वेयर all x, y, z and t are greater than or equal to 0. तो therefore the number of integral solutions, ठीक है, यहाँ आपका इंटीग्रल मतलब यहाँ पर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हम लोग इसमें है ना, इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इसका मतलब नॉन नेगेटिव की बात करें। नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी नॉन नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन ये जो साइन है इनका, ये इनइक्वलिटीज़ का, वो बता रहा है कि क्या होगा। तो भाई कितना हो जाएगा इसका n मतलब 26 प्लस वेरिएबल 4 है -1 4 -1 यानी 26 4 30 29 C3, ठीक है। तो जो भी होगा ये आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आ जाए सॉल्व करके आप निकाल लेंगे। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो एक मिनट, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, है ना। तो यहाँ पर देखो वर्ड अगर नॉन नेगेटिव यूज किया है तो उस टाइप के एक्स वाई जेड के बारे में नहीं बताया है, और अगर वर्ड नहीं यूज़ करेगा तो एक्स वाई जेड के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करें तो गिवन इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 40 इक्वल टू 20, इक्वेशन 1, जहाँ पे नॉन नेगेटिव का मतलब एक्स वाई जेड तो आप यहाँ पर क्या करें, तो इसमें क्या है कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप क्या करिए, टी की वैल्यू एक एक आप रखते जाइए और सारे केसेस से निकाल कर आप सम कर फाइंड कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन, जो हमारा टॉपिक है वो ही है कि लीनियर इक्वेशन विद यूनिट कोफिशिएंट, बेटा लीनियर इक्वेशन विद यूनिट कोफिशिएंट। यहाँ पर कोफिशिएंट जो ये है, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, ठीक है। इसके वजह से सब समस्या हो रही है, तो हम लोग इसको इन जनरल नहीं कर सकते। तो आपको एक तरीका है कि टी की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, आपको भी पता है टी की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो तो इस वजह से एक मिनट बेटा, तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे ये 4 लीनियर कोफिशिएंट्स में
लीनियर इक्वेशन विथ यूनिट कोफिशिएंट के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पर इस 4 के वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ओवरऑल जो भी समस्याएं हैं इसी की वजह से हो रही है। तो अब क्या, कैसे इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, तो वही बता रहे थे कि आप इसको या तो इस टर्म को ही आप यहाँ से हटा दीजिए। कैसे? टी की एक एक वैल्यू आप रखते जाओ, मैक्सिमम 5 तक वो जाएगा, पता है आपको, 0 1 2 3 4 5 तक, 5 4 जा और 20 हो जाएगा। और क्योंकि आप उससे ज़्यादा वैल्यू लेते हैं तो ये इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा एक्स वाई जेड नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो आप ये एक तरीका ये है, इससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि कोफिशिएंट्स मेथड से आप कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको सारे क्वेश्चन तो हमने फॉर्मूले से करके ही देखे, अब इसको एक क्वेश्चन जो है इसको हम लोग कर लेते हैं आपके कोफिशिएंट मेथड से, ठीक है, जिससे हम लोग फार्मूला एक्चुअली इसको बनाते हैं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, द जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट हमें चाहिए, देखो हमें यहाँ पर जो है ये इसका कोफिशिएंट चाहिए होता है, मतलब ये x टू द पावर 20, क्योंकि सम करने पे 20 आना पावर में रखें, सपोज दैट 4 टर्म है तो 1 माइनस मान लो a कर लिया, a का x जो है, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, मान लो कुछ भी है इधर, फिर 1 माइनस a में दूसरी वैल्यूज़, मान लो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, z की फिर पावर 1 है तो ये 1, इसका भी 1 रख लिया, और इसका 1 माइनस a का पावर 4 कर लिया। क्यों? अब देखो सबका पावर 1 1 1 और 4, ये बात समझ में आ रही है। इसमें कांस्टेंट भी है ऑब्वियसली, यहाँ पर कांस्टेंट भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये पावर एक्चुअली बाहर रहेगा, -1 -1 -1, क्योंकि आप एक्सपेंड करोगे तो कांस्टेंट टर्म वाले भी मल्टीप्लाई होकर आपको 1 1 दे देंगे या 0 भी मिलेगा, क्योंकि इनकी पावर देखो कहाँ, अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इनके पावर कहाँ से कहाँ तक मूव करेंगे, आपके 0 से स्टार्ट होंगे, तो कांस्टेंट टर्म में a का पावर 0 ही होगा, तो देखो x की वैल्यूज जो है 0 होगी, ठीक है। उसी तरीके से y की, z की, लेकिन t की वैल्यूज आपकी जो 0 तो एक बार हो गई बस, 0 के अलावा उसके बाद 1 से शुरू नहीं होगा, उसकी वैल्यू 4 के मल्टीपल में आएगी, तो पावर भी आपको इसका 4 रखना पड़ेगा, है ना। तो मैं इस तरह कुछ लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन किसके एक्सपेंशन में, देखो 1 माइनस एक्स टू द पावर, पहला जो है, ठीक है, x मतलब वो नहीं, एक जनरल फॉर्मूले के लिए 1 माइनस एक्स, दूसरा 1 माइनस एक्स है, ठीक है, इसका भी जो यूनिट कोफिशिएंट है तो यहाँ पर पावर 1 ही रहेगा, इसका तो कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब पावर 1 है। फिर z के लिए उसका भी पावर यही यहाँ पर 1 ही रहेगा, सबका पावर -1 होल पावर रहेगा, लेकिन जो चाहिए जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 1। अब जैसे t वाले के लिए अगर हम लोग लिखें तो 1 माइनस एक्स पावर यहाँ पे 4 रहेगा, क्यों? क्योंकि आपको 4 के टर्म में चाहिए, और ये ऊपर -1 ही रहने वाला है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से है, इनको सॉल्व करना होता है, यानी आप ये समझ गए 1 माइनस एक्स का जो पावर शो होता है डायरेक्ट भी इनको मतलब वो तो डायरेक्ट फार्मूला है, आप इस तरह एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का पावर -1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, बस इसको एक्सपेंड करना है और एक्स टू द पावर 20 का कोफिशिएंट हमें बनाना है। तो चलो एक्सपेंड करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 20 इसको ऐसे लिखते हैं, इसको जरा एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो सकता है, लुक एट दिस, ठीक है, इस पहले वाले को एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, वही फॉर्मूला 1 प्लस मतलब NC0 प्लस NC1, ठीक है ना, 3C1, और दोनों माइनस है तो सब प्लस चलेगा, 3C1, उसके बाद मतलब एक एक कोफिशिएंट आपका बढ़ता भी जाएगा x का, ये हो गया, फिर 3C2 x स्क्वायर हो गया, 3C3 x क्यूब हो गया, 3C4 x टू द पावर 4 हो गया। वैसे आप ज़्यादा ना ले जाएं, 4 तक बहुत है, 3 तक भी इससे भी काम चल जाता हमारा, इनटू, ठीक है। अब इनटू, अब अगर हम इनटू में देखें तो मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, इनटू, थोड़ा इसके पास मल्टीप्लाई करने में आसान होगी। अब इसके एक्सपेंशन में तो 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका 1 ही है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट आपका एक्सपेंशन कैसे जाएगा,
मालूम है ना, वन माइनस एक्स का पावर -1, ये क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये ऐसे चलता जाता है। तो उस हिसाब से अगर करें तो 1 प्लस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर यानी पावर 8, फिर एक्स क्यूब तो पावर 12, फिर पावर 16, फिर पावर 20। अब उसके आगे ओके ठीक है, अब इनको हमें करना है मल्टीप्लाई। तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स टू द पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब हमें यहाँ से ये निकालना है एक्स टू द पावर 20 के कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो एक्स टू द पावर 20 के कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाना है, मिलाते हैं। देखो एक्स टू द पावर 20 को उठाओ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो कोफिशिएंट उसका कितना हो गया 1 हो गया। और क्लियर है, फिर प्लस पीछे से ही हम लोग लेके आएंगे। फिर एक्स टू द पावर 20 का किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पावर 20 से ज़्यादा हो जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। फिर एक्स टू द पावर 16 को पकड़ो, तो एक्स टू द पावर 16 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, एक्स टू द पावर 4 से, तभी वो 20 बनाएगा, और किसी से तो बनाएगा नहीं। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 16 और एक्स टू द पावर 4 को मल्टीप्लाइंगे, कोफिशिएंट 3c4 प्लस अब अगला एक्स टू द पावर 16 और किसी से बनने वाला नहीं। एक्स टू द पावर 12 को पकड़ लो, एक्स टू द पावर 12 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे तो आएगा आपको 20 बनाना है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 20 बनाने के लिए आपका जो ये वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएगा आपका एक मिनट, ये थोड़ा एक्सपेंशन के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इस तरह होता है तो एक एक बढ़ता है पावर, क्योंकि ये उसमें होता है तो ये एक एक बढ़ता है। तो 3c1 के बाद एक ऊपर बढ़ेगा एक नीचे, क्योंकि आपका वो n उधर है, तो ये हो जाएगा 4c2, फिर ये हो जाएगा 5c3, ये हो जाएगा 6c4। ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वैल्यू होगी 6c4। बात करें तो ये एक्स टू द पावर 12 के लिए किसका चाहिए, ऑब्वियसली एक्स टू द पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए इससे। तो एक्स टू द पावर 8 के कोफिशिएंट में क्या मिलेगा, आप याद रखो, आप डी ले लो, यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे, तो ये क्या मिलने वाला C8 और उससे 2 ज़्यादा, तो ऊपर 10 हो जाना है, फिर प्लस, फिर एक्स टू द पावर 12 और एक्स टू द पावर 8 के लिए फिर 12 का मिलेगा, तो C12 और यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर और एक्स टू द पावर 8 के बाद एक्स टू द पावर 4 के साथ किसका मिलेगा आपका एक्स टू द पावर 16 का मिलेगा, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे 18 मिल जाएगा। और ऑब्वियसली 1 के लिए आपको किसका मिलेगा एक्स टू द पावर 20 का, तो ये कितना हो जाएगा 22c20 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी आ जाएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ भी वैल्यू आ जाए, तो दिस इज़ द आंसर। ओके, तो कोफिशिएंट मेथड से भी आप बाइनोमियली उसको एक्सपेंड करके भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तो समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग करेंगे इसे, है ना। तो अब ये टॉपिक छोड़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अप्लीकेशंस पे चलते हैं, इसी के क्वेश्चंस मतलब जो है अप्लीकेशन इनका क्या है उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, या एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं, एक मिनट। ओके, तो ये क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 to कितना है, तो 1 से 10 लाख के बीच में कितने जो हैं इंटीजर्स हैं और जिनका हैव द सम ऑफ द डिजिट्स और जिनका सम डिजिट्स का सम 18 होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से लेके 10 लाख के बीच में ऐसे कितने मतलब आपके इंटीजर्स मिलेंगे जिनका जो सम है डिजिट का वो क्या है
18 आ रहा है टोटल। ठीक है, तो एक इसका मतलब ये है कि ये कितने डिजिट का हो गया, पहले ये देख लें, 2 2 4 2 6 1 7, 7 डिजिट का है। तो इसका मतलब इससे कम होगा, ये सबसे पहला 7 डिजिट का नंबर है ना। तो एक कम करेंगे जैसे ही, क्योंकि बीच में पूछा है, तो इससे कम करेंगे तो जो भी नंबर होंगे वो 6 डिजिट नंबर बनेंगे, है ना। तो कोई भी नंबर अगर हम लोग लेंगे तो एनी नंबर इन बिटवीन 1 to 10 लाख, ठीक है ना, 1 मिनट, ठीक है, 10 लाख एज ऑफ 6 डिजिट, ठीक है, वो 6 डिजिट का होगा, मतलब एटमोस्ट 6 डिजिट। ठीक है, एटमोस्ट एज ऑफ एटमोस्ट 6 डिजिट, ठीक है। एनी नंबर इन बिटवीन 1 to 10 लाख इज ऑफ एटमोस्ट 6 डिजिट, 6 डिजिट का आपका नंबर होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि उसको किस तरीके से हम लोग जैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर का अगर आपको डिजिट पता है तो आप उसको किस तरीके से करते हो, जैसे कि 2355021, ठीक है, ठीक है, 2,35,021, ऐसा एक नंबर है ये। तो इसमें जो डिजिट इन्वॉल्व है ये और ये, इन सब का सम यानी 2+3+5+0+2+1, ठीक है, ये सम जो है वो 18 देगा। तो हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है 6 डिजिट, एनी 6 डिजिट नंबर अगर हम लोग करें, अब कहोगे सर तो क्यों सारे 6 डिजिट ही होंगे, कुछ नंबर तो ऐसे भी होंगे ना, जैसे कि 9 and 9 99, अब इसका सम कितना है, 18 आएगा, है ना। तो क्या ये तो 6 डिजिट नहीं है, ऑफ कोर्स है भाई, इसको 0 0 0 0 99, ये लो 6 डिजिट नंबर है। तो इनको हम क्या किए, 0 अवॉर्ड कर दिए, तो वही काम हम लोग करेंगे। तो इज ऑफ एटमोस्ट 6 डिजिट, लेट द नंबर बी, वो नंबर क्या होगा, ऐसा कुछ x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। अब इस पोजीशन वाइज है, अब जैसे कहोगे तो इसमें इसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो x1 x2 x3 x4 की वैल्यू 0 आ रही है। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, ये सब मिला के सम 18 होगा। साथ ही साथ ये सब की जो वैल्यूज़ होगी x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6 एज वेल, इन सब की वैल्यू या तो 0 या 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है। जीरो या 0 से ग्रेटर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा, 18, 6 वेरिएबल है, -1 6 -1, तो ये कितना हो जाएगा 23 C 5 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। जो भी होंगे इतने आपके जो हो गए सॉल्यूशंस होंगे पॉसिबल, ठीक है। आप वैल्यू इवेलुएट कर लेंगे, जो भी आएगा दैट विल बी द रिजल्ट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक यहाँ पर समस्या ये होगी कि यहाँ पर तो हम कोई भी वैल्यू दे देंगे तो इसमें, लेकिन टोटल वो वाले भी तो आएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ये तो रिजल्ट होगा, ये तो ठीक है, इतना तो होना है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा टर्म भी आपके
इन्वॉल्व हो जा रहा है। कैसे? उन सारे नंबर्स का कलेक्शंस, वो नंबर अलग अलग होंगे ना, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, लाइक 7 8 3 783, ये क्या है? इसका सम देखो 18 है, पक्का? इसका सम कितना है? 18 है। इसमें लेकिन कई नंबर बन सकते हैं, 738 बन सकता है, 7 प्रकार से नंबर बन सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो वो इसमें हम एक ही जो है इन सारे को काउंट किए हैं। तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन इतना हैव द सम ऑफ द डिजिट 18, ठीक है? तो कितने ऐसे होंगे जिनका सम हमारा 18 है? तो अपने को ये ध्यान देना है कि वो सारे टर्म्स को भी हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा, है ना? द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस, हाँ ऑब्वियसली ठीक है, अलग अलग नंबर तो होंगे। और वो उसने पूछा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन देम, तो ये सभी आपस में एक इंटीजर हैं ऑब्वियसली, तो ठीक है, इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आगे बढ़ा जा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसके एप्लीकेशंस हैं एक तरीके से ये हैं, और नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं हम लोग कि आगे क्या हो सकते हैं इसमें एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे कि एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, तो अगला क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन में ही कह रहा है कि हमें ये पता करना है कि in how many ways 5 different ball 5 different balls can be arranged into 3 different boxes so that, इस प्रकार से कि नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली नहीं बचना चाहिए। तो कितने तरीके से आप बॉल्स 5 बॉल को 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो आप इस चीज़ को देखें कि आप अगर यहाँ पे इस चीज़ को अरेंज करने की कोशिश करें तो इसमें कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो एक तो तरीका आपको वो वाला है, जैसे कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं बचना चाहिए, नहीं जीरो किसी को अवॉर्ड नहीं कर सकते आप, है ना? तो ये 3 बॉक्सेस हो गए आपके पास, और 5 आपके पास क्या है, डिफरेंट बॉल्स हैं, आपको इनको देना है। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, इन तीनों में बॉक्स में मिलकर टोटल कितने होने चाहिए? 5 बॉल आने चाहिए। मतलब x1 मान लो, तो तरीका आप ऐसे भी दे सकते हो, 2 2 1 दे सकते हो, 1 1 3 दे सकते हो, है ना? और अरेंजमेंट तो कुछ कर नहीं सकते, वो भले ही 2 1 आगे पीछे हो, बट दिस इज़ द ओनली वे, है ना? तो ऐसे कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम उसको इसी चीज़ को मैथमेटिकली अगर हम लोग फॉर्मुलेट करें तो मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉक्स में x1 बॉल, सेकंड बॉक्स में x, किसी को हम जीरो अवॉर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब समझ रहे हो? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन वाला हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को क्या आंसर लेना है? पॉजिटिव सोल्यूशन वाला, पॉजिटिव इंटीग्रल, है ना? 2 फॉर्मूले बताए गए ना, एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए और एक पॉजिटिव सोल्यूशंस के लिए। तो हम लोगों को पॉजिटिव सोल्यूशन वाला लेकर करना है।
क्योंकि ज़ीरो अगर अवॉइड करेंगे तब तो वो नॉन नेगेटिव में चला जाएगा, है ना। तो लेट x1, x2 and x3 be the number of balls that has been put into first, second and third box। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि तीनों बॉल की संख्या जो है, जबकि हमें पता है 5 ही बॉल हैं, और साथ ही साथ आपको पता है कि x1, x2 और x3 कोई भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो से ज़्यादा होगा। तो ये इक्वेशन है। तो इनको आपको क्या निकालना है, तो द टोटल नंबर ऑफ वेज, वो क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ वेज n-1, तो 5 - 1 c, 3 है तो 3 - 1, 5 - 1 cr-1 ये हो सकता है। बट आप ये जो बॉक्सेस हैं इनको आप जो 5 जो आपके सॉरी 5 जो बॉल्स हैं अलग अलग, इन 5 बॉल को आप किसी भी तरीके से उसमें अरेंज कर सकते हो। भाई सेलेक्ट किए, जैसे आप क्या किए कि 5 बॉल है तो आप एक बॉल उठाए, डिफरेंट डिफरेंट बॉल है ना, तो आप सेलेक्ट करोगे। अगर यही आइडेंटिकल बॉल होते हैं तो आपको क्या होता, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कहीं भी रख सकते थे, अरेंजमेंट सेम आता। लेकिन यहाँ सब डिफरेंट डिफरेंट है, मान लो रेड है, ब्लू है, पिंक है, येलो है, ब्लैक है ना। अब ऐसे 5 बॉल है तो आप हो सकता है पहले रेड पिक करो, या फिर पहले व्हाइट पिक करो, या फिर पहले ब्लू पिक करो, तो यू हैव द ऑप्शन ना, है ना। तो आप उसको 5 में से आपको पांचों बॉल लेकिन सेलेक्ट करना है, तो 5 में से आपने इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कितने तरीके से आप उसको सेलेक्ट करके अरेंज करेंगे, 5 है तो फैक्टोरियल 5 तरीके से आप उन लोग को पिक कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा ये, यानी फैक्टोरियल 5 यानी 120 इंटू 4c2, तो 120 इंटू 4 × 12 6, 720। 720 तरीके ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दिस इज़ द वे। तो 5 बॉक्स से ये बात समझ में आ रही है। थोड़ा मतलब इस क्वेश्चंस को हम लोग आपके परमुटेशंस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने जो किया है इक्वेशन में कन्वर्ट करके किया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब इनके एप्लीकेशंस हैं इक्वेशन वाले के, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। मतलब डायरेक्ट आप फॉर्मूले में, एक तो हमने उस तरीके से दिया था, अब आपको फॉर्मूले की तरीके से अरेंज करके मैं बता दे रहा हूँ। लाइक इसको आप कह सकते हो अरेंजमेंट इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में जो अरेंजमेंट है उसके बारे में। तो ग्रुप्स में अरेंजमेंट की बात अगर की जाए तो पहला इसमें ये होता है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट या थिंग्स कैन बी arranged into r different groups, ठीक है। एज तो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, n है हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट और r डिफरेंट ग्रुप्स में उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने तरीके से किया जा सकता है, पहले तो हम लोग n को अरेंज करना है तो फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किस तरीके से, n + r-1 cr-1। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है कब, इफ़ जब आपके कोई भी ग्रुप्स जो है उसमें खाली भी हो सकते हैं। इफ़ ब्लैंक
या एम्प्टी ग्रुप्स आर अलाउड, जब आपके एम्प्टी ग्रुप्स अलाउड हो, ठीक है, तब ये होगा आपका। और नंबर 2, जब एम्प्टी ग्रुप नहीं अलाउड है, ठीक है, तो व्हेन एम्प्टी ग्रुप्स आर नॉट अलाउड, जब एम्प्टी ग्रुप्स अलाउड ना हो तब क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने किया वो फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीका है अरेंजमेंट इन ग्रुप्स का, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप अगर बात कर लें हम लोग, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करना हो, अरेंज करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप इसमें ये चीज़ें अब हटा देंगे, बस ये इसका और इसका अरेंजमेंट करना ही नहीं है उनको, बस केवल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो वो याद है ना, फैक्टोरियल n से डिवाइड करते थे तो वो अपने आप कट जाएगा, है ना, बात याद रखने का। अरेंजमेंट इन ग्रुप्स की बात होगी तो आपको ये उन n चीज़ों को अरेंज भी करना होगा। तो किस n ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना है तो फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इन ग्रुप्स की अगर बात करेंगे तब हमें क्या करना है आपका, तो 1 मिनट रुकिए। तो ये हो गया। तो लिखने से बच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स की अगर बात करनी हो तो इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। एक मिनट। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स की अगर बात करनी हो तो द नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू आर डिफरेंट ग्रुप इज, सिंपली क्या करना है, केवल ये आपका हट जाएगा, ये हो जाना है, ठीक है। और इफ ब्लैंक्स आर अलाउड नॉट अलाउड सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अरेंज करने की तो बात ही नहीं हो रही है, वो हट जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं हम लोग। लाइक तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा, यह अब हम ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 20 oranges be distributed, be given, yeah, obviously distributed, given to 4 children if each child should get at least one, each child should get
एटलीस्ट वन, ठीक है, कम से कम एक मिले। समझ में आ रही है बात? यानी आपको ये बताना है कि 20 ऑरेंजेस हैं, 4 बच्चों में बांटने हैं, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस, मान लो पहले को x1 ऑरेंजेस दिया, दूसरे को x2 ऑरेंजेस दिया, तीसरे को x3 ऑरेंजेस दिया और चौथे को x4 ऑरेंजेस दिया। टोटल ऑरेंजेस 20 हैं, तो 20 ही आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और जो नंबर्स हैं, करेक्ट, कम से कम किसी मतलब सबको एक ना एक मिलना चाहिए, यानी x1 भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, x2 भी ग्रेटर देन जीरो, x3 भी ग्रेटर देन जीरो और x4 भी ग्रेटर देन जीरो। नॉन नेगेटिव नहीं, जीरो नहीं दे सकते हैं ना, लिखा है ना, ईच साइड चाइल्ड शुड गेट एटलीस्ट वन, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है तो ग्रेटर देन जीरो। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो आप ये बताओ कि कितना है, मतलब जो है कितने तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो याद रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, अरेंज नहीं करना। तो उसको कितने तरीके से सकते हैं, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो विशर 23 सी 3 20 सी 3, ठीक है। इतने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलें आप इसको करिएगा।